नमस्कार दोस्तों, मैं रंगलाल धनगर NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम 11 फिज़िक्स का जो चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक भौतिक जगत। भौतिक जगत में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे थे। एक तो देखा था कि व्हाट इज़ द साइंस, साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, और दूसरा देखा था हमने कि भौतिकी का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द फिज़िक्स। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इस टॉपिक या इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हमें और करना है। तो आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो आगे हम लोग देखेंगे भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार, कार्यक्षेत्र एवं विस्तार, राइट। आगे हमें देखना है कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र क्या है और इसका विस्तार क्या है। ओके, तो कार्यक्षेत्र की बात करें, विस्तार की अगर बात करें, एक्सपेंशन की अगर बात करें, तो भौतिकी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। भौतिकी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है स्थूल भौतिकी, स्थूल भौतिकी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रोफिजिक्स, मैक्रोफिजिक्स। और एक है आपका, वो है सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। दूसरा क्या है भाई मेरे, वो है सूक्ष्म भौतिकी। पहला है आपका मैक्रोफिजिक्स और दूसरा जो है वो माइक्रोफिजिक्स, दूसरा है आपका माइक्रोफिजिक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्थूल भौतिकी, इसको बोलेंगे सूक्ष्म भौतिकी। इनको एक नाम और से जाना जाता है, एक और नाम इसका है, इसको हम लोग बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, या प्राचीन भौतिकी भी कह सकते हैं हम लोग इसको, प्राचीन भौतिकी भी कहा जा सकता है। और इसको कहा जाता है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। एक और क्या नाम है इसका, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इंग्लिश में क्या चिल्लाएंगे हम लोग इसको, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए चिरसम्मत भौतिकी की अगर बात करें हम लोग, परिभाषा क्या बनेगी, या भौतिकी का कौन सा भाग चिरसम्मत भौतिकी कहलाता है या कौन सा भाग प्राचीन भौतिकी या स्थूल भौतिकी कहलाता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कि जो 1900 से पहले, 19वीं शताब्दी यानी कि 1900 से पहले की जो भौतिकी है, 1900 से पहले की जो भौतिकी है उसको हम लोग चिरसम्मत या प्राचीन भौतिकी कहते हैं, उसको हम लोग प्राचीन भौतिकी कहते हैं, प्राचीन भौतिकी कहते हैं। 1900 से पहले की जो भौतिकी उसे हम लोग प्राचीन भौतिकी कहते हैं। और 1900 के बाद की जो भौतिकी है, बाद की फिजिक्स को हम लोग आधुनिक या मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। ओके, तो ये दोनों बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। स्थूल भौतिकी क्या है, स्थूल भौतिकी का एक और नाम है चिरसम्मत भौतिकी, इसको प्राचीन भौतिकी भी कहा जाता है। 1900 से पहले की भौतिकी को हम लोग प्राचीन भौतिकी के नाम से जानते हैं, और जो आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स को 1900 के बाद की भौतिकी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो स्थूल भौतिकी है, जो मैक्रो फिजिक्स है, जो चिरसम्मत भौतिकी है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है एक तो यांत्रिकी। इसके अंदर क्या क्या आएगा, मतलब फिजिक्स के कौन कौन से पार्ट इसके अंदर आते हैं, तो यांत्रिकी, मैकेनिक्स। दूसरा ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स। एक और बात करें हम लोग तो इसके अंदर प्रकाशिकी, प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इसके अंदर आएगा। और अगर हम लोग बात करें तो तरंग यांत्रिकी या तरंग प्रकाशिकी, तरंग यांत्रिकी भी इसके अंतर्गत आएगी।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को में पढ़ना है स्थूल भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी के अंतर्गत, राइट। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें सूक्ष्म भौतिकी के अंदर क्या देखना, सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत आएगी एक तो नाभिकीय भौतिकी, परमाणु भौतिकी, उसके बाद क्वांटम भौतिकी, उसके बाद अर्धचालक युक्तियाँ हुई, यानी कि जो अर्धचालक युक्तियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आएगी। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। स्थूल भौतिकी किसे कहते हैं? स्थूल भौतिकी को चिर सम्मत भौतिकी भी कहा जाता है, इसे प्राचीन भौतिकी के नाम से भी जाना जाता है। 1900 से पहले की भौतिकी को हम लोग स्थूल भौतिकी या चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं, क्योंकि ये भौतिकी की सबसे प्राचीन शाखा है, इसलिए इसे प्राचीन भौतिकी कहा जाता है। इसमें यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, तरंग यांत्रिकी एटसेट्रा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म भौतिकी की अगर बात करूँ तो सूक्ष्म भौतिकी को माइक्रोफिजिक्स बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। 1900 के बाद की भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। इसके अंदर आइंस्टीन का जो आपेक्षिकता का सिद्धांत है वो भी इसी में आएगा। आपेक्षिकता का सिद्धांत अगर हम बात करें तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, राइट। और गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो वो इधर आ जाएगा यांत्रिकी में। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण वगैरह की बात करें तो ये इधर आएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें जो 1900 पहले की है वो सब प्राचीन भौतिकी में आएगी, और जो 1900 के बाद की है वो सारी की सारी आपकी सूक्ष्म भौतिकी या माइक्रोफिजिक्स के अंदर आएगी, राइट। अब इनमें जो मैंने आपको डिवाइडेशन बताया इसके सूक्ष्म स्थूल भौतिकी के, तो स्थूल भौतिकी के कुछ जो टॉपिक है जैसे यांत्रिकी हुआ आपका, उष्मागतिकी हुआ, ये जो टॉपिक है ये दोनों आप कहीं में पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ेंगे आप लोग 11th क्लास में, राइट। और बाकी प्रकाशिकी और तरंग यांत्रिकी या तरंग प्रकाशिकी वगैरह है ये आप पढ़ेंगे 12th के अंदर। नाभिकीय भौतिकी, परमाणु, क्वांटम वगैरह ये सब आपका 12th का पोर्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 11th क्लास में फिर तो हमारा बहुत छोटा सिलेबस है, दो ही टॉपिक है, मतलब भौतिकी के 2 ही भाग है। लेकिन ये दोनों भाग जो है यांत्रिकी, मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, ये अपने आप में एक महाकथा है, बहुत बड़ी कहानी है। ये दोनों टॉपिक छोटे नहीं है। यांत्रिकी के कई सारे पार्ट हैं। यांत्रिकी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन के गति के नियम हुए, गति के समीकरण हो गए, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स की बात करें उष्मा में तो उष्मा, गुप्त उष्मा, चालन की गुप्त उष्मा, संवहन, विकिरण और कार्नो इंजन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रकाशिकी की बात करें तो ये 12th क्लास का टॉपिक है। प्रकाशिकी के 12th क्लास का जो प्रकाशिकी चैप्टर है ऑप्टिक्स, उसके 2 पार्ट है, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स, एक तरंग प्रकाशिकी और एक किरण प्रकाशिकी, राइट। और ये सारी चीज़ें ये आपकी 12th क्लास की है। ओके, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे कि भौतिकी के प्रकार समझाइए या भौतिकी का कार्य क्षेत्र और विस्तार समझाइए। तो भौतिकी के विस्तार में आपको 2 पार्ट लिखने हैं, एक तो आपका चिर सम्मत भौतिकी और दूसरा जो आएगा आपका वो स्थूल भौतिकी आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी का एक वर्गीकरण और है, भौतिकी का फिजिक्स का एक तरीके से और वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। एक और क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन और ऐसे हैं कि एक पार्ट तो है एकीकरण भौतिकी, और दूसरा जो पार्ट है वो है न्यूनीकरण। ओके, यूनिफिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग रेडियोफिकेशन। न्यूनीकरण और एकीकरण, ठीक है। ये एक और टाइप से हमने फिजिक्स का क्लासिफिकेशन बनाया है कि फिजिक्स का एक तरीके से और क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, तो एक तरीके से और ये हो सकता है, एक तो एकीकरण भौतिकी और एक न्यूनीकरण भौतिकी, ठीक है। आप एकीकरण भौतिकी क्या होती है, न्यूनीकरण भौतिकी क्या होती है? एकीकरण भौतिकी की अगर बात करें तो ऐसी घटनाएं या ऐसे सिद्धांत या ऐसे नियम जो बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं,
यानी कि फिजिक्स के ऐसे नियम या ऐसे सिद्धांत जिनकी मदद से हम बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या एक साथ कर सकते हैं, वो यूनिफिकेशन कहलाते हैं, या यूनिफिकेशन या एकीकरण भौतिकी कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करूं, ग्रेविटी की बात करूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से हम बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे पेड़ से सेब का गिरना, ये इसके अंदर आ जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती, ये इसके अंदर आएगा। मैं अगर ये मार्कर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ और ये नीचे जा रहा है, तो ये अगर नीचे जा रहा है तो ये भी इकाई के अंतर्गत आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। यानी कि एक ही सिद्धांत या एक ही नियम की मदद से अगर हम कई सारी चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं, तो वो आपका कहीं में आएगा, वो आएगा आपका एकीकरण भौतिकी के अंतर्गत। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गुरुत्वाकर्षण ही होगा। गुरुत्वाकर्षण की मदद से कई सारे नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। कई सारी घटनाएं एक साथ समझी जा सकती हैं, एक साथ समझी जा सकती हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो वो ये होगा कि जैसे आपका बर्नौली थ्योरम, प्रेशर दाब वाला नियम, बर्नौली का सिद्धांत अगर हम लोग बात करें, तो बर्नौली का जो दाब का सिद्धांत है, दाब सिद्धांत है, इसकी मदद से भी हम लोग बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। कई सारी घटनाओं की व्याख्या इसकी मदद से की जा सकती है, जैसे कणित्र या स्प्रेयर, इसको समझ सकते हैं। कणित्र या स्प्रेयर, ये जो नाई के वहाँ हम जाते हैं जब कटिंग वगैरह करवाते हैं तो बालों में पानी छिटकता है, वो कणित्र स्प्रेयर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फव्वारा बोलते हैं, अपनी देहाती लैंग्वेज में उसको फव्वारा बोलते हैं हम लोग। तो कणित्र या स्प्रेयर। दूसरा, हैंडपंप से पानी बाहर आना, और भी हो सकते हैं जैसे पिकपोंग की गेंद का फव्वारे पर झूलना। ये सब आगे पढ़ना 11th क्लास का टॉपिक है। द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स जो है द्रव स्थितिकी, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ इनके, राइट। न्यूनीकरण का मतलब क्या हुआ? न्यूनीकरण मतलब ये हुआ कि एक किसी भी घटना को समझने के लिए हमें छोटे छोटे 2 से 3 सिद्धांत या 2 से 3 सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है, या किसी घटना को समझने के लिए हम उसे छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, उसका न्यूनीकरण कर देते हैं, तो वहाँ पर न्यूनीकरण भौतिकी लगती है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मैं इस मार्कर को, एक मार्कर ये है, ये एक वस्तु है, और ऊपर से एक वस्तु को और मैं ऐसे गिराता हूँ, ये वस्तु है। अब इसको मैं इसके ऊपर यहाँ गिरा रहा हूँ, ऐसे गिराऊंगा तो ये उछल के इधर गिर जाएगा, या उछल के जहाँ भी जाएगा, मेरे ख्याल से उछल के वैसे भी यूँ गिराऊंगा तो ये उछल के इधर ही आएगा। फिजिक्स का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग तो ये होगा कि इस पर अगर मैं हल्के से पकड़ूँ, ऐसे गिराऊंगा तो ये उछल के इधर आएगा, तो ये जितनी भी दूर जाएगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि ये जब उछल के गया तो ये कितनी दूर गया और ये किस वेग से गया, इसको आपको समझाना है। तो फिर आप कैसे समझा पाएंगे माय डियर स्टूडेंट? आप क्या करेंगे, आप इस घटना को समझने के लिए इसके 2 से 3 पार्ट देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये मार्कर जो मैं ऊपर से गिरा रहा हूँ, या वस्तु ऊपर से गिरा रहा हूँ, ये जहाँ पर स्थित थी वहाँ इसकी ऊर्जा कितनी थी और कौन सी ऊर्जा थी। तो जो ऊपर स्थित थी तो इस पर स्थितिज ऊर्जा थी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्थितिज ऊर्जा, mgh जिसको बोलते हैं। आगे पढ़ना है हमें ये सारी बातें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज गतिज ऊर्जा, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पर कितनी mgh कितना था, अब mgh कितना था, तो मैंने इसको जब नीचे गिराया तो mgh कितना था, वही mgh इस पर लगा, तो इसका जो है हाफ mv² कितना हुआ। यानी कि जब मैंने इसको गिराया स्थितिज ऊर्जा थी, तो इसकी जितनी स्थितिज ऊर्जा इस मार्कर पर लगी, तो कितनी गतिज ऊर्जा से ये दूर गया। तो पहला भाग तो ये देखना है कि इस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, दूसरा भाग ये देखना है कि कितनी गतिज ऊर्जा से गया है, राइट, कितनी गतिज ऊर्जा इस पर लगी है, और तीसरा पार्ट कि कितनी दूरी पे गया है या कितने वेग से ये गया है, कि इसका mgh इसके हाफ mv² के बराबर हो गया। उसके बाद हमने इजीली इसका वेलोसिटी है जो भी हमें फाइंड करना वो कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने इसको कितने भाग में बांटा, मैंने इसको 2 या 3 पार्ट में बांटा इस घटना को। उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया कि जो सेकंड वाली जो आर्टिकल थी ये कितनी दूर गई है और कितने वेग से गई है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक घटना को समझने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट में बांटा है, 2 से 3 भागों में बांटा, इसलिए इसमें क्या बनूंगा, न्यूनीकरण भौतिकी कहूँगा।
तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आएगी। एकीकरण भौतिकी क्या होगी? एकीकरण भौतिकी मतलब एक ही सिद्धांत या एक ही नियम या एक ही रूल के माध्यम से बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। भौतिकी के ऐसे सिद्धांत नियम एकीकरण भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। और यदि किसी एक ही घटना की व्याख्या करने के लिए अलग अलग फार्मूलेज या अलग अलग घटनाओं या अलग अलग रूल्स की आवश्यकता होती है, या किसी भी घटना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझा जा सकता हो, उसे हम न्यूनीकरण भौतिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया भौतिकी का कार्य क्षेत्र और विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन बनेगा भौतिकी का कार्य क्षेत्र है विस्तार समझाइए। अब अगला हम लोग ये देखेंगे कि जो बल है, फोर्स, प्रकृति में बल, प्रकृति में बल के प्रकार समझाइए। प्रकृति में बल के प्रकार समझाइए। प्रकृति में बल के प्रकार समझाइए। तो अगर बलों की बात करें तो प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के बल पाए गए हैं। प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए गए हैं। फर्स्ट की बात करें, ऐसे फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आएगा आपका दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा आएगा आपका विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, और चौथा आएगा आपका प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ओके, तो प्रकृति में बल कितने प्रकार के? बलों की प्रकृति कितनी है? तो बल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे पहला बल आपका गुरुत्वाकर्षण, दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल और चौथा जो है वो प्रबल नाभिकीय बल है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिएगा, जो फर्स्ट वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो जिस बल से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, या ग्रह और अन्य पिंड जिस बल से की मदद से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसकी वजह से बंधे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हुआ तो सीधी रेखा में भाग जाते हैं। ठीक है, तो जिस बल की मदद से सभी ग्रह या ब्रह्मांड के अन्य पिंड एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, वो बल क्या? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये सबसे कमज़ोर बल है, प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल। कभी क्वेश्चन बने कि प्रकृति में सबसे वीक फोर्स या सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, तो आप क्या चिल्लाएंगे? आप बोलेंगे कि प्रकृति में सबसे कमज़ोर या सबसे वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। राइट, ये गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होने का कारण क्या है? तो भाई जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी है, कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं तो हम लोग पढ़ाएंगे आपको कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, बिग बैंग थ्योरी से कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, यूनिवर्स कैसे बना है, यूनिवर्स क्रिएट होने की कितनी थ्योरियाँ हैं, बिग बैंग के अलावा भी कोई थ्योरी है क्या? तो कि बहुत सारी है, लगभग 6 थ्योरियाँ हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। लेकिन सबसे मान्य और सटीक थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी आपकी, जिसको हम महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत, जब महाविस्फोट हुआ और यूनिवर्स बना, उससे पहले प्रकृति में एक ही बल था और वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही बल जब यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ तो उसके बहुत सारे टुकड़े हुए और उससे ही अन्य बल क्रिएट होते गए। तो धीरे धीरे जब इस बल के टुकड़े होते गए और जो दूसरे फोर्स बनते गए, तो उसकी वजह से ये बल इतना वीक हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि आज का सबसे कमज़ोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। अर्थात कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकृति का सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, तो आप चिल्लाएंगे प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। राइट, दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ लगता है? दुर्बल नाभिकीय बल लगता है रेडियो एक्टिवता के दौरान, रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी या सक्रियता, रेडियो सक्रियता बोलते हैं इसको, रेडियो सक्रियता के दौरान।
जब अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं तब यह बल लगता है। ठीक है, एक कब कि जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 82 या इससे अधिक हो जाता है तो वह अस्थायी, उसका नाभिक अस्थायी हो जाता है और उससे किरणें अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलने लगती हैं। तब रेडियो एक्टिविटी होती है, यानी कि रेडियो सक्रियता की घटना होती है, तब ये बल लगता है जिसको हम बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ओके, ये दूसरे नंबर का कमज़ोर बल। तो सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो विद्युत चुंबकीय बल का होता है विद्युत और चुंबक, विद्युत और चुंबक मिलके जो फोर्स बनाते हैं उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल की घटना की व्याख्या बहुत सारे वैज्ञानिकों ने करी, जैसे मैक्सवेल ने की है, ऑस्ट्रेट ने भी इसको समझाया है, लोरेंज ने इसकी अच्छे से व्याख्या करी है। आगे हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे लोरेंज फोर्स क्या है, लोरेंज बल क्या है। उसमें एक लोरेंज ने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर के बाद एक कंडक्टर के पास एक चार्ज पार्टिकल लिया और उसने ये चेक किया कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, मतलब धारावाही एक तार लिया और उसने चेक किया कि उसके आसपास क्या चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो उसकी मदद से विद्युत चुंबकीय बल की व्याख्या उन्होंने करी है। तो विद्युत और चुंबक की मदद से जो बल उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। ये तीसरे नंबर का वीक फोर्स है। प्रबल नाभिकीय बल की बात करें तो यह सबसे मजबूत फोर्स है, सबसे प्रबल बल है, सबसे ताकतवर बल यही है, सबसे ताकतवर बल यही है। और ये कब लगता है? ये वाला बल, प्रबल नाभिकीय बल, ये लगता है परमाणु विस्फोट के दौरान। परमाणु विस्फोट, नाभिकीय विखंडन, जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है तब ये वाला फोर्स वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। चारों का मैंने एक एक करके आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, परिचय दे दिया है। तो उम्मीद है कि ये बात भी अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। प्रबल नाभिकीय बल, अब अगर हम इसकी कंपेयर करें तो सबसे मजबूत बल कौन सा होगा? प्रबल नाभिकीय बल। उससे थोड़ा कमज़ोर विद्युत चुंबकीय बल, उससे कमज़ोर दुर्बल, और सबसे कमज़ोर कौन सा होगा? तो कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमज़ोर बल कहलाएगा। ऐसे नॉर्मली तुलना करें, मान लेता हूँ मैं कि अगर इसको मैं 1 मान लूँ, इसको अगर 1 मान लूँ कि प्रबल नाभिकीय बल की वैल्यू माना कि 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1 मान लूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻², यानी कि 1/100 हो जाएगा। ये माय डियर स्टूडेंट, ये कितना होगा? 1/100। ये इसका इतना गुना हो जाएगा, 1/100 टाइम्स, इससे इतना कम होगा। और अगर इसको 1 मान के इसकी तुलना करें तो ये हो जाएगा 10⁻13, यानी कि 0 पॉइंट के बाद आप 12 जीरो लगाएंगे और 1 लिखेंगे, इतना गुना ये है। ठीक है, किसका? तो कि ये इसका 10⁻² टाइम्स से गुना है, ये 10⁻13, और इसका ये जो है सबसे कमज़ोर है 10⁻39 गुना, 10⁻39 गुना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर जो भौतिक जगत था उसके अंदर जो मेन क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको समझा दिए। कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भौतिकी का समाज से क्या संबंध है, भौतिकी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बेसिक सी चीज़ें अगर आप बुक उठा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि भौतिकी का समाज से क्या संबंध है। जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भौतिकी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या भौतिकी प्रौद्योगिकी से समाज का क्या संबंध है, या प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है समाज में। तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी की देन है हमें, कि भाई प्रौद्योगिकी की मदद से हमें टेलीविज़न मिले हैं, मोबाइल मिले हैं, और ट्रेनों का आविष्कार हुआ है, कार का आविष्कार हुआ, मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ है, नित नए रोज़ यंत्रों का आविष्कार हो रहा है, जिससे हम वर्ल्ड टेलीविज़न या दूरसंचार के जो यंत्र हैं उनकी मदद से पूरे वर्ल्ड की जो घटनाएँ होती है वो सारी हम यहीं पर देख सकते हैं, एक ही जगह बैठ के देख सकते हैं। या जो यातायात के साधन हैं उनका आविष्कार होने की वजह से हम कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी जैसे प्रौद्योगिकी ने हमें या भौतिकी ने हमें कंप्यूटर दिया है, जिसकी मदद से हम जटिल से जटिल संगणनाओं को कुछ ही समय में कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौतिकी की समाज को देन है। तो ऐसे आप लोग इसको बना के लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। कभी ऐसा पूछ ले कि भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है, जैसे रसायन विज्ञान से क्या संबंध है, गणित से क्या संबंध है, या बायोलॉजी से क्या संबंध है।
तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों का समझ सकते हैं। जैसे जीव विज्ञान के संबंध की अगर मैं बात करूं, भौतिकी का जीव विज्ञान से क्या संबंध है, तो सिंपल सा तरीका है। भौतिकी नाम है एक्स-रे, जो एक्स किरणें हैं, एक्स किरणों की मदद से हम, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हड्डियां टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, और एक्सरे की मदद से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि हड्डी कहाँ पर टूटी है और कितनी टूटी है। फिर वो देख के ही डॉक्टर हमें या तो मेडिसिन सजेस्ट करता है या प्लास्टर चढ़ाता है, जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो वो करता है। तो भौतिकी का जीव विज्ञान में योगदान की, भौतिकी एक्स किरणों की मदद से हम चिकित्सा क्षेत्र में ये पता लगा सकते हैं कि शरीर में टूटी फूटी हड्डियाँ कहाँ पर है और कौन सी हड्डी कितनी टूटी हुई है, राइट। उसके अलावा जैसे सोनोग्राफी की बात करें, सोनोग्राफी से पेट के अंदर की जो क्रिया है उनके बारे में पता लगाया जा सकता है, या कोई प्रेग्नेंट महिला है तो जो उसका बेबी है वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, बेबी कैसा है, उसकी हालत ठीक ठाक है, अंदर कितने टाइम का हुआ है, ये सारी बातें उसकी मदद से पता की जा सकती है। ये तो जीव विज्ञान की बात हो गई है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन होती है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, भौतिक रसायन की अगर बात करें तो उष्मागतिकी के जो नियम है बहुत सारे, जैसे कार्नो इंजन हुआ, अपना कार्नो इंजन बनाए तो भौतिकी की देन है केमिस्ट्री में। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जैसे इंटीग्रल डिफलेशन की अगर बात करें, समाकलन की बात करें, तो अगर फिजिक्स में इसका योगदान क्या है, तो फिजिक्स में फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ लेंथ का जो रोड है उसकी डिस्टेंस मापना है या दूरी ज्ञात करना है, तो मैं भौतिकी के नियम का प्रयोग करके उस रोड की जो लेंथ है निकाल सकता हूँ। तो ये गणित की भौतिकी को देना है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो उसमें पॉइंट वाइज सारी बातें लिखी है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक वीडियो और बना के उसमें ये सारी बातें आपको समझा दूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत है, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे उत्साह और उमंग बनाए रखें, और अगर चैनल या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।